सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास के प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई आपकी तैयारी कैसे चल रही है। कंटिन्यू तैयारी करते रहें। जो साथी अभी तक नहीं कर पाए हैं भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्ले लिस्ट में जाके क्लासें देख लेना सीक्वेंस में, ठीक है ना। हमने हरियाणा जी की 45 से 40 क्लासें बना दी है। ऐसी पीडीएफ है भाई, ठीक है ना, हर सब्जेक्ट की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे, जो नंबर बता रखे है उस पर व्हाट्सएप कर देना भाई, ठीक है ना। तो आपको क्लासों के अंदर कंप्लीट पीडीएफ होते ही, ठीक है ना, बिल्कुल भाई फ्री में अवेलेबल कर देते हैं आपके लिए पीडीएफ। तो आपका काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें भाई। जो भी आपकी लेटेस्ट अपडेट है, क्लासों के बारे में जानकारी है, सबसे पहले हम टेलीग्राम पे साझा करते हैं। और डेली इंडिया जीके क्लास के जो पर्सन होते हैं भाई 50% करते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है ना। तो भाई हिंदी की भी क्लास आपकी शाम को 6 बजे आती है और 7:30 बजे आपका टेस्ट आता है दोस्तों, ठीक है ना। कुछ दिन आपका टेस्ट ऑफ रहेगा भाई, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम चली हुई है भाई। इस कारण से आपकी क्लास का जो शेड्यूल है, ठीक है ना, ऑफलाइन का तो बन गया है, लेकिन जो ऑनलाइन आपका टेस्ट होता है ना लाइव शाम को 7:30 बजे, तो दोस्तों वो टेस्ट आपका, ठीक है ना, कुछ दिन ऑफ रहेगा। तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा भाई कब से आपका टेस्ट होगा। तो जिन साथियों ने पीछे के टेस्ट नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में जाके आराम से टेस्ट देख लो भाई, ठीक है ना। आपका एक एक टेस्ट, ठीक है ना, ईमानदारी से स्कोर देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और सारे के सारे टेस्ट भाई हम, ठीक है ना, ऑफ नहीं करते, आपके चैनल पे अवेलेबल रहते हैं। प्ले लिस्ट में जाके आराम से सारे प्रैक्टिस कर लो। तो दोस्तों आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है भाई, पंचायत की शक्तियाँ भाई। जो पंचायत होती है ना, गांव के अंदर पंचायत बनती है, तो उसकी शक्तियों का जिक्र किस में किया गया है, कौन सी अनुसूची में, ठीक है भाई, सूचीबद्ध कर रखी है पंचायत की शक्तियाँ, पंचायत की पावर। देखो यहाँ पे, ठीक है ना, दी पावर्स ऑफ दी पंचायत आर, ठीक है ना, लिस्टेड इन भाई। बताइयो पंचायत की शक्तियाँ किस में सूचीबद्ध है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 11 शेड्यूल यानी 11वीं अनुसूची में। कर लोगे याद, 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियों का जिक्र किया गया है, ठीक है ना। ये प्रश्न दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। और 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भाई, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है भाई, छोटे शहरों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है। जो छोटे शहर होते हैं ना, तो उनका प्रशासन, ठीक है ना, उनका शासन किसके द्वारा चलाया जाता है, नगर पालिका के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलो यहाँ पे देखते हैं नगर पालिका के बारे में क्या कुछ बता रखा है। देखो, छोटे शहरों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है, नगर पालिका के द्वारा चलाया जाता है। नगर पालिका किस स्थान की, ठीक है ना भाई, क्या होती है, निगमित प्रशासनिक इकाई होती है जिसे स्थानीय शासन में प्रबंधन के अधिकार होते हैं, ठीक है ना। जैसे गांव में, ठीक है ना, गांव में पंचायत बनती है, जो सरपंच बनता है ना, ठीक है ना, गांव का मुखिया बनता है, उसके हाथ में होता है भाई गांव का शासन, ठीक है ना। इसी तरीके से शहरों का ठीक है ना, जो छोटे शहर होते हैं उनका शासन किसके हाथ में होता है, नगर पालिका के हाथ में होता है। अगला जो आपका प्रश्न है भाई, पंचायत का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इलेक्शंस फॉर द पंचायत आर डन बाई, यानी किसके द्वारा भाई पंचायत का चुनाव किया जाता है। बताइयो, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके पेपर से बाहर गया हो, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ हर सब्जेक्ट के प्रश्न आपको ऐसे ही मिलें, ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है ना। एक बार आपको पिछले प्रश्नों का लेवल, ठीक है ना, पता चल गया ना कि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हरियाणा में, ठीक है ना, जो न्यू सीटी होना है, या तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSC आपका सीटी ले सकता है, या NTA आपका एग्जाम ले सकता है, या हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भाई HBSC, ठीक है ना। तो भाई ये भी आपकी परीक्षा ले सकता है। अब आप तैयारी कर लो, क्योंकि ये अवसर आपके पास बहुत बढ़िया है। अगर इसमें आपका, ठीक है, जो टाइम शेड्यूल बना के बढ़िया स्कोर बना लिया ना, 65-75 का स्कोर बना लिया, तो ग्रुप डी की नौकरी तो आपकी पक्की हो जाएगी भाई। क्योंकि सीटी के बेस पे ही ग्रुप डी को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और भाई 10 गुना में आप वैसे आ जाओगे, आपका बढ़िया स्कोर हो गया तो, ठीक है ना। तो पंचायत का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, सीक्रेट, ठीक है भाई, जो बैलेट होता है यानी गुप्त मतदान भाई, ठीक है, गुप्त मतदान। किसी को बताओ थोड़ा यहाँ पर, जो वोट गिरा, किसका वोट गिरा, मशीन के पास जाके बटन दबा देते हैं, समझ गए ना। अगला प्रश्न है भाई, तो अगला प्रश्न क्या कहता है, किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग के कार्यालय का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, कौन से आर्टिकल में
भारत के चुनाव आयोग यानी भाई इलेक्शन कमीशन का, ठीक है, जो डिपार्टमेंट है, कार्यालय है, उसका प्रावधान बता रखा है, उसका प्रावधान बता रखा है भाई आर्टिकल नंबर 324। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, आर्टिकल 324। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है भाई? वित्त आयोग के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल वित्त आयोग के बारे में जानकारी देता है? आर्टिकल नंबर 280 भाई, आर्टिकल 280 ये बतलाता है कि ये हमारा वित्त आयोग है। तो वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई, ये प्रश्न बहुत बार पूछेंगे आपसे। तो वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और कौन सा वित्त आयोग लगाया हुआ है, ये भी बताइयो यार, ठीक है ना। ये चीज़ें बता दियो मैंने। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? 16वां का पूछ लिया। 16वां का कौन था? 16वां का था भाई डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन था भाई? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ठीक है ना। बार बार वर्तमान का पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग बन रहा है और भाई कौन आपके इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न आ गया भाई, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, यानी पूरा रूप क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ठीक है ना, क्योंकि इस प्रश्न का ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं, क्योंकि सभी को ये मालूम है योजना आयोग के स्थान पे क्या आया है भाई? नीति आयोग आया है, समझ गए ना। योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग आया है। और ये कब बना है, योजना आयोग कब बना है, इन चीज़ों के बारे में तो पता है, ठीक है ना। कौन इनका, ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, इन चीज़ों का तो आपको मालूम है। लेकिन कई बार ये चीज़ें हिंदी में पूछ ली जाती है, इंग्लिश में भी आपको नाम याद होगा नीति आयोग की, जो, ठीक है ना भाई, डिटेल है, ठीक है, ये आप बता सकते हैं। लेकिन नीति आयोग का पूरा रूप क्या है हिंदी में? पूरा रूप क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। जो राष्ट्रीय भारत है हमारा, उसका परिवर्तन क्या हो जाएगा? संस्था के तौर पे, ठीक है ना। इसका जो, ठीक है, गठन किया गया था नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 को, ठीक है भाई। और ये जो आपकी क्या है भाई? थिंक टैंक, ठीक, थिंक टैंक क्यों बोला जाता है भाई? थिंक टैंक क्योंकि एक राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी ओर से भाई, ठीक है ना, मिल बैठ के जो वित्त मंत्री हैं, ठीक है, राज्य के वित्त मंत्री हैं, ठीक है, हरियाणा के सीएम हैं, सारे मुख्य मुख्य वक्ता बैठ के भाई इसमें, ठीक है, योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, नीति बनाते हैं प्रधानमंत्री के साथ बैठ के कि अब भाई हमें, ठीक है, आने वाले समय में अपने राज्य के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने शासित प्रदेश के लिए क्या कुछ करना है। तो थिंक टैंक भाई इसका, ठीक है, मुख्य क्या हो जाएगा भाई? एक वाक्य है, थिंक टैंक है भाई ये, ठीक है ना। क्या अपना नीति आयोग थिंक टैंक है, समझ गए। तो सरकार का प्रमुख नीति से क्या संबंध है? थिंक टैंक, ये याद कर लेना, बहुत अच्छा वर्ड है भाई। भारत में योजना आयोग भाई, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है मेरे भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन है मेरे भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कर लोगे याद? कर लियो भाई, ठीक है, वर्तमान में। तो अगला देखते हैं भाई, अगले में क्या पूछा है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे भाई। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे भाई, कौन थे? वाई वी रेड्डी भाई, ठीक है। तो रेड्डी साहब थे भाई 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो 14वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? रेड्डी साहब हो जाएंगे। तो इनका कार्यकाल 15 से 20 तक भाई, ठीक है ना, 5 साल का कार्यकाल होगा वित्त आयोग के अध्यक्ष का। आर्टिकल पीछे आ लिया 280, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। 15वें वित्त आयोग के कौन थे भाई? NK सिंह, ठीक है ना। 2017 से 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था भाई, ठीक है ना। कै साल में बना है? बेरा है, ठीक है ना, कै साल में बने छोरो? बेरा होना चाहिए यार। वित्त आयोग क्या है? एक पंचवर्षीय योजना बनाता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है। तो क्या करेगा वित्त आयोग मेरे भाई? वित्त आयोग करेगा केंद्र और राज्यों के बीच जो संसाधन है उनका बंटवारा। निर्णय भाई आपका क्या कुछ ढांचा चला हुआ है, ठीक है ना, ये निर्णय कौन करता है? नीति आयोग, या सॉरी भाई वित्त आयोग करता है, ठीक है ना। ढांचा, वित्त मत बल यार, जो पैसे का, ठीक है ना, मुख्य वो होता है वित्त मंत्री के पास, ठीक है ना, लेखा जोखा होता है सारा डाटा। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्य की वित्तीय जो स्थितियां है उनका मूल्यांकन करना, उनके बीच करके बंटवारे की, ठीक है, पेशकश करना भाई, क्या कुछ चला हुआ आपके पास। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन होंगे भाई? वर्तमान में बताना है, ठीक है ना। वर्तमान में कौन है भाई? डॉक्टर राजीव कुमार हैं क्या?
राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था भाई, ठीक है ना। और इसका सरकार का एक मुख्य कार्यकर्ता है थिंक टैंक के रूप में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग द्वारा, ठीक है, ये बना दिया गया था। इसके सीईओ वर्तमान में कौन हो जाएंगे भाई? सीईओ सीईओ कौन हो जाएंगे भाई वर्तमान में? ठीक है, उपाध्यक्ष और सीईओ बताने भाई, ठीक है, आपके सामने सारी चीजें लिख रहा है कि क्या यही वर्तमान में है भाई? बताइए। सुमन बेरी सीईओ है, और सॉरी भाई, ठीक है, क्या ये उपाध्यक्ष है? सुमन बेरी, सुमन बेरी क्या है? उपाध्यक्ष है वर्तमान में, ठीक है, चेक कर लेना इसको, मैं भी चेक कर लूंगा उपाध्यक्ष कौन है। सुमन बेरी है, और भाई वर्तमान में सीईओ कौन है? BR सुब्रमण्यम, ठीक है ना, ये आपके सीईओ हो जाएंगे। कर लोगे याद? तो भाई ये भी अच्छी तरीके से आपने देख लेना है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होते हैं भाई। पहले योजना आयोग था, ठीक है ना, उसके अध्यक्ष कौन थे? नेहरू साहब, क्योंकि नेहरू साहब के टाइम में, ठीक है, योजना आयोग का गठन किया गया था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 15वें वित्त आयोग के, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे भाई? NK सिंह थे। कौन तारे छोरे हो? NK सिंह, समझ गए? NK सिंह। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन हुआ? यू पर्सन फिर आ गया, कौन आ गया? पर्सन आ गया भाई, पर्सन। कौन आ गया छोरे? पर्सन। नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष भाई प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है ना। आप कमेंट कर दिया करो, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट, ठीक है ना, सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। क्लास बताइयो कैसी लगी है, और आप लोग हमारे साथ कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हो, ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो फैमिली है भाई 7, ठीक है ना, यानी 17,000 भाई, 17,000, ठीक है ना, 600 प्लस की फैमिली हो चुकी है। तो भाई आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री हो जाएंगे भाई, ठीक है ना, मोदी साहब इसके अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होना आवश्यक हो जाएगा रिटायर जज को भाई, ठीक है ना। जो उच्च न्यायालय, जो हाई कोर्ट हो ना राज्य के अंदर, हाई कोर्ट, ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय किसको बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। कई बार यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है भाई, ये चीजें नोटिस करनी चाहिए आपको। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय क्या होता है? ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें क्या कहा गया है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड क्या होता है? न्यायाधीश होता है, जज होता है ना, वो क्या कर सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है ना, ये बात भी याद कर लेना। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पे कार्यरत होया? योजना आयोग के स्थान पे होया भाई, ठीक है ना। योजना आयोग के स्थान पे मोदी साहब ने नीति आयोग बना दिया। बोले तो योजना बनाए करदा, और मामे नीति बनावांगे भाई नेहरू साहब, ठीक है ना। ये काम किसने करे थे? ये काम भाई मोदी कर रहा है, समझ गए। 1 जनवरी 2015 को, और ये जो आपका बना था भाई 15 मार्च 1950 को, ठीक है ना। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950। और उपाध्यक्ष पूछे भाई, उपाध्यक्ष इसके सुमन बेरी हैं, ठीक है ना, वर्तमान के अंदर, ठीक है, चेक करियो 2022 की है, ठीक है, या डिटेल तो वर्तमान में चेक कर लेना भाई। 15 मार्च 1950 को स्थापना योजना आयोग की, और 1 जनवरी 2015 को किसकी स्थापना? नीति आयोग की स्थापना। योजना आयोग के स्थान पे सिर्फ नाम बदल दिया, ठीक है ना, काम हुए, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया भाई, ठीक है ना। राज्य को ऊपर, ठीक है ना, लाने के लिए काम किया जाएगा, पहले के अंदर को ऊपर लाने के लिए काम किया जाता था, ठीक है ना। अब क्या है, राज्य जो पिछड़े राज्य उनको, ठीक है ना भाई, ऊपर उठाया जाएगा, इसमें ये बात है। तो सिफारिश है भाई अंतर कमीशन की, तो कौन सी सिफारिश है बताइयो? स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा यानी महिलाओं को शिक्षा की क्या करना भाई? तकनीक बताना कि आपको शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि अंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी भाई, ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? WW अंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य उड्स, ठीक है भाई, डिस्पैच के बाद देश में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना था। इस आयोग ने प्राथमिक व महिला, ठीक है भाई, शिक्षा पर व्यापक सिफारिश की भाई। 1882 की बात है, ठीक है ना। कब की बात है दोस्तों? कौन से दौर की बात है? 1882 के दौर की बात। अगला प्रश्न है, गंगा नदी परियोजना प्रारूप तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? 1 नंबर का प्रश्न है भाई। जो गंगा नदी है ना, ठीक है ना, गंगा नदी, गंगा का जो मुद्दा भाई इलेक्शन में, सॉरी भाई, ठीक है ना, वो तो यमुना का मुद्दा उठा इलेक्शन में। तो गंगा नदी योजना प्रारूप तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो भाई कौन सी समिति थी? गिरधर मालवीय समिति, समझ गए। तो गिरधर मालवीय समिति याद कर लेना, वीडियो डिटेल्स सारी चीजें आपके समक्ष पेश कर रखी है, देख लो भाई। अरविंद पनगाड़िया उपाध्यक्ष थे भाई, किसके थे? योजना आयोग या नीति आयोग? तो भाई नीति आयोग के थे, ठीक है ना, नीति आयोग के अध्यक्ष थे भाई, पनगाड़िया या पनगाड़िया, कुछ लिख दो अपना, तो पकड़ना है अपना उत्तर बस, और कुछ नहीं करना।
केंद्र राज्य संबंधों के, ठीक है, सीमार्थ गठित आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं भाई? कौन होते हैं? आर एस सरकारिया। कौन थे भाई? आर एस सरकारिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न कहता है पंचायती राज से संबंधित चीजें बताओ यार। पंचायती राज, शाह आयोग ना भाई, नानावटी आयोग ना भाई, मन लागे दोस्तों कौन सा होगा? बलवंत राय कमेटी, ठीक है ना। बलवंत राय कमेटी ने जो बनी थी भाई, ठीक है, उसका काम क्या था? पंचायती राज में सुधार करना भाई अपन है, ठीक है ना। पंचायती राज, बलवंत राय कमेटी। तो अगला प्रश्न है भाई, फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब पेशकश करी? कब पेशकश हुई भाई? इस पे जो फजल अली आयोग की रिपोर्ट थी कब पेश हुई, ये बात है, ठीक है ना। कब इस पे पेशकश करी गई थी कि भाई अपन ने तो फजल अली आयोग की रिपोर्ट लानी है। तो भाई फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब लानी थी? 1955 में मेरे भाई, 1955 में, ठीक है ना। और भाई वर्तमान रोहतक में कब पहुंचा था फजल अली आयोग का जो, ठीक है ना भाई, जो काफिला था, तो वर्तमान कड़े पहुंचा था, रोहतक में पहुंचा था मेरे भाई। ये भी प्रश्न आज है हरियाणा जीत के मेरा नहीं, कुकर पूछ लें यार, समझ गए बात ने, खींच के ले आया मीटर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई भाई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में बनया। कद बनया? 12 अक्टूबर 1993 को। आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, ठीक है ना, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 अन्य सदस्य होते हैं। कुल कितने हो गए भाई? 6 सदस्य हो जाते हैं इसके। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु, ठीक है ना, वोट डालने की आपकी उम्र कितनी है? 18 साल का छोरा के कर सी गए ईवीएम का बटन दबाए सीखे भाई, ठीक है ना, यानी बटन दबाएगा मतदान करेगा, समझ गए भाई। 18 मार्च 1979 को लागू किया गया था भाई, ठीक है। वर्तमान में भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 61वें संविधान संशोधन के तहत 1988 द्वारा भारत में वैश्विक मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। पहले कितने साल का छोरा वोट कराया करता? 21 साल का छोरा छोरी वोट गिरा कर दे भाई, ठीक है ना। ये भी इसकी उम्र कितनी कर दी? 18 साल। वोट बनवाओ यार, वोट के बिना तो, ठीक है ना, आपकी जो जनसंख्या ना, देश की हमारी जनसंख्या, उसमें तो आप काउंट ही नहीं होगी, ठीक है ना। वोट का अधिकार भाई जरूरी है, तो वोट बनवाइएगा अगर आप 18 साल के हो गए। तो अगला प्रश्न देखो भाई, चुनाव आयोग किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यानी चुनाव आयुक्त को, या भाई जो चुनाव आयुक्त है उसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ये प्रश्न है। तो भारत का राष्ट्रपति अटैसी का है, ठीक है ना। कुकर अटैसी का बेरा होना चाहिए भाई, कुकर अटैसी का। तो हमने इस चीज का बेरा कौन है, कितनी बार ये प्रश्न करवा लिए, कितनी बार यार, किसके द्वारा, क्यों, ये चीजें, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा महाभारत नहीं है इन प्रश्नों में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन भाई आर्टिकल नंबर 315 में बता रखा, ठीक है ना। ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वह कार्य जो भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता, भाई कौन सा काम चुनाव आयोग नहीं करता? कौन सा नहीं करता भाई? चुनावों की अधिसूचना जारी करना करा है भाई, वो काम तो इसका मुख्य है, ठीक है ना। कब चुनाव होगा, कॉन्फ्रेंस नहीं कराया करा, कब चुनाव होना है कब नहीं होना भाई। तो चुनाव क्या नामावली तैयार करना, हाँ भाई करे या भी, ठीक है ना, लिस्ट तैयार करेगा। तो नमूना आचार संहिता लागू करना, यो भी भाई आचार संहिता कब लागेगी, यह बात भी, ठीक है ना, आप कॉन्फ्रेंस में सुनो नहीं। तो अभ्यर्थियों का नामांकन भाई, अभ्यर्थियों का थोड़ा नामांकन होता है, ठीक है ना, यह बात रानी लगती भाई। तो भाग नंबर 15 में इसका जिक्र करा, क्या चुनाव आयोग का आर्टिकल है भाई इसके 324 से लेके 329 इंपॉर्टेंट है भाई आर्टिकल, ठीक है ना। 324 से लेके 329 और 15 भाग में चुनाव आयोग का जिक्र है। कौन सा भाग में? 15 भाग में, ठीक है ना। बात याद कर लियो, अभ्यर्थियों का नामांकन इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें बता रखी हैं। तो अगला प्रश्न है भाई, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई, बताइयो? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना। करंट में चेयरमैन कौन है? हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना। इंग्लिश भी आती है, ऐसी बात नहीं है यार। तो कौन होगा? प्रदीप कुमार जोशी। कौन होगा भाई? प्रदीप कुमार जोशी। वर्तमान में चेक करेंगे क्या यही बने हुए हैं हमारे अभी तक, ठीक है ना। मेरा तो यार सारी चीज जगह होना चाहिए था हमने। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रीमती प्रीति सुदान हो जाएंगे भाई। कौन है? प्रीति सुदान। चुनाव आयुक्त की आयु भाई, ठीक है ना, यानी किस आयु तक पद पर बने रह सकते हैं? रिटायरमेंट की उम्र पूछी भाई, ठीक है ना। रिटायरमेंट की उम्र पूछी है चोरियो, तो बता दियो 65 साल का, ठीक है ना। 65 साल तक भाइयों के कर सी का अपना
पद पे काम कर सी गए यू 6 साल, ठीक है ना। वैसे जो कार्यकाल है इसका 6 साल तक का हुआ है। 6 साल पहले पूरी हो जाओ या 65 साल पहले पूरी हो जाओ, यू रिटायरमेंट दे दिया भाई, ठीक है ना। देख लो इनमें कौन सा पूरा कराइए, ठीक है ना। देख लियो तमें देखा करो यार जब अपडेट आवे, ठीक है ना, कब कौन क्या चेंज हो रहा। वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसको सौंपता है? वित्त आयोग किसको सौंपता भाई अपनी सिफारिश योजना आयोग को, संसद को, वित्त मंत्री को, राष्ट्रपति को। वित्त आयोग का जिक्र भाई आर्टिकल नंबर 280 में कर रखा है। राष्ट्रपति को सौंपेगा कि भाई जो सिफारिश है सर, ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू जी आइए ये सारी सिफारिश चेक कीजिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें रहेगी जिसकी नियुक्ति है भाई राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सिफारिश भी राष्ट्रपति को मिलती है। भारत में किस आम चुनाव में मतपत्र प्रयोग में लाए गए? तो मतपत्र भाई प्रयोग में लाए गए थे 1962 के चुनाव में, ठीक है ना। 1979 में चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको ईवीएम बोलते हैं हम, ठीक है ना, इसका पूर्ण नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भाई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका पूरा नाम हो जाएगा। 1979 में, ठीक है, इस्तेमाल हुए थे। 1962 के आम चुनाव में मतपत्र प्रयोग में लाए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे भाई 51-52 के दौर में। 2024 का आम चुनाव देखो 18वां आम चुनाव था यार। 2024 का भी बता दिया। अरे कितनी एनडी पीडीएफ है, होगी करंट की पीडीएफ है। इसलिए कहता हूँ हमारे पास जो भी कंटेंट है एक नंबर का कंटेंट है भाई। परविश ईयर के बगैर तो यार आपकी, ठीक है ना, सारी चीज़ें अधूरी है। आपका टेस्ट भी अधूरा रहेगा आपका, ठीक है ना भाई। जो तैयारी का लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा अगर आप परविश ईयर को बढ़िया तरीके से नहीं देखोगे। तो भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में हुए थे? 51-52 के दौर में। 2024 में जो मोदी ने चुनाव लड़ा, ठीक है ना भाई, सीट थोड़ी कम आई थी, बोले 400 प्लस का नारा है। तो भाई 400 प्लस का नारा क्यों होया था हमने बेरा है, क्योंकि नीतीश और नायडू के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी है, समझ गए। 2024 का चुनाव 18वां, ठीक है, आम चुनाव था भाई। आम चुनाव किसको बोला जाता है? लोकसभा के चुनाव को ही बोला जाता है आम चुनाव। भारत में चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब प्रारंभ किया गया, कब शुरुआत हो गई? ईवीएम की शुरुआत कब हुई? यूँ सीधा सा प्रश्न यूँ पूछा भाई। ईवीएम की शुरुआत दोस्तों केरल के पारापुरी विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले 82 में शुरुआत हुई थी भाई, 1982 में। ईवीएम की शुरुआत 1982 में केरल के पारापुरी विधानसभा क्षेत्र में की गई थी। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा द्वारा, ठीक है भाई, चुनाव में मतदान की पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के द्वारा संपन्न की गई। तो आपका उत्तर क्या आएगा? 82 में भाई, केरल के पारापुरी विधानसभा से, ठीक है, ईवीएम की शुरुआत होगी भाई, समझ गए। पारापुरी विधानसभा। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक पक्ष होता है जिसमें कुल डाले गए वोट का 4% प्राप्त होता है। तो बताओ क्या आएगा? 4 या अधिक राज्यों में, 4 या अधिक राज्यों में। डिटेल में पढ़ लियो तामे, क्योंकि यार ताम भी पढ़ोगे, ठीक है, तो तारा काम चलेगा, ठीक है। मैं कल पढ़ाए जाऊंगा, ताम पढ़ो नहीं तो तारा काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। सारी चीज बता रखी, एक एक चीज पढ़ लियो। तो अगला प्रश्न है भाई मतदाता जंक्शन, ठीक है ना, यानी मतदाता जंक्शन का संबंध पूछा इसने। जागरूक बनाने के लिए किसको भाई? मतदाताओं को, सीधी सी बात है, ठीक है ना। मतदाता जंक्शन क्या होता है? मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, यानी जो आपका चुनाव आयोग है ना, उसके द्वारा बनाई गई रेडियो सर्कल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। रेडियो सीरीज, ठीक है ना, प्रोडक्ट बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर वोटर, यानी भारतीय जो मतदाता भाई उनको क्या करना? जागरूक करना है। वोटर को जागरूक करेंगे तो भाई आगे काम चलेगा, नहीं तो भाई दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न ये बतलाता है भाई, ठीक है, प्रश्न नंबर कितना आ गया हमारा? प्रश्न नंबर आ गया 84 के बाद 85, ठीक है भाई। क्लास बिल्कुल इंजॉयफुल है ना, क्लास का लुत्फ उठाइए, आनंद उठाइए भाई, सारे प्रश्नों का लुत्फ उठाए यहाँ पे, क्योंकि एक एक प्रश्न आपका ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है भाई। मैं थोड़ा आराम से करवा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद, ठीक है, आपके बीच में क्लास चलिए भाई, कंटिन्यू, ठीक है। अब आगे क्लास से आएंगी, आप इंजॉय करते रहिए। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भाई, यानी आरक्षित, ठीक है, जो क्षेत्र होता है, यानी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं भाई? ठीक है ना, जो रिजर्व सीट होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्शन में रिजर्व सीट, ठीक है ना, ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें केवल एक विशेष आरक्षित, ठीक है ना भाई, ये रिजर्व सीट है। जैसे अपनी लोकसभा की 2 सीट, क्या, ठीक है ना, कौन सी है? रिजर्व, अम्बाड़ा और सिरसा, समझ गए ना, अम्बाड़ा और सिरसा। विधानसभा में 17 सीटें विधानसभा की आरक्षित हैं भाई, ठीक है ना। रिजर्व है कि यहाँ से रिजर्व कैटेगरी ही इलेक्शन लड़ेगी।
समझ गए, बी इसका उत्तर हो जाएगा भाई, क्योंकि ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्य ही चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ठीक है ना, देख लो भाई, समझ गई बात ना, देख लो कितना एनडी काम कर क्या। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 का 169 का प्रावधान करता है, यानी स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। चुनाव आयोग 324 से 29 इसके आर्टिकल हैं भाई। ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन, बी इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है ना, चुनाव आयोग का आर्टिकल पूछ लिया यार, और सीधा सा प्रश्न के पूछ सकते उतारते। चुनाव आयोग में जो नामांकन दाखिल करते इसमें एक उम्मीदवार को भाई अलफनामा देना अनिवार्य है। ठीक है ना, जो अपनी डिटेल है वो बतानी जरूरी है कि मैंने के कुछ कराया हुआ है। ठीक है भाई, मेरा के कुछ कर्जा है और मेरा घर कड़ा है, सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ा है। यहाँ भाई क्या है, अलफनामे का मतलब क्या होता है ये पूछा है। तो मतलब तो यह हुआ है यार, के मतलब है इसका भाई संपत्ति यानी जो उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है ना भाई, प्रॉपर्टी और आपराधिक मामलों का विवरण देना होता है कि आपके पास कोई केस कुछ तो नहीं भाई। ठीक है ना, कितनी की प्रॉपर्टी है, सारे डिटेल ठीक है ना पेशकश करनी हो भाई। तो अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न क्या कहता है, मृत्यु या किसी सदस्य को इस्तीफा के कारण, यानी कि या तो किसी की मृत्यु हो जाए या कोई इस्तीफा दे दे, तो भाई उसके जो खाली पद को भरने के लिए केवल एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाई इलेक्शन। ठीक है ना, जैसे बाई इलेक्शन होता है ना भाई, किसी की मृत्यु हो गई या कोई ठीक है ना सीट खाली हो गई तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, दोबारा से इलेक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाई इलेक्शन कहते हैं। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ, 1951-52 में। 1951-52 में 47 के बाद ये पहला आम चुनाव था। 47 में अपन आज़ादी मिली, 1951-52 में चुनाव हुआ था भाई पहला। ठीक है ना, आज़ादी के बाद 1951-52 भाई कौन से ऑप्शन में दे रखा, कई तो कहेंगे बी का ला दिया जी आपने, बी का नहीं लाया भाई, ये एक ला दिया, चलो ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी कौन से आर्टिकल में है, प्रावधान बता रहा क्या कि भाई अपना एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, ये ऐसे काम करेगा, इसमें ये अध्यक्ष होगा, ये ठीक है भाई इसकी जिम्मेदारी है, ये चीजें बता रखी है आर्टिकल नंबर। ठीक है भाई, शुरुआत हो जाती है 315 से, कौन से आर्टिकल से, 315 से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तो अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, अगला प्रश्न कहता है संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। यार इससे आसान प्रश्न तो आएगा नहीं, कितनी भाषाएं, 22 भाषा। ठीक है ना, प्रारंभ में 14 भाषा थी भाई। ठीक है ना, सिंधी भाषा को 21वीं भाषा, ठीक है, यानी 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 67, कोंकणी, ठीक है, जो आपकी मणिपुरी भाषा है, नेपाली भाषा है, कोई 71वां संविधान संशोधन, ठीक है 1992 तथा 92वें संविधान संशोधन, ठीक है अधिनियम 2004 के द्वारा संथाली, डोगरी, ठीक है ना, मैथिली और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो भाई 8वीं अनुसूची ठीक है भाई इनके बारे में बताती है कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत ठीक है ये भाषाएं और कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, सारी चीज़ें आपके सामने पेशकश कर रखी है। ठीक है भाई, पेशकश हो रही है आपके सामने, तो भाई बढ़िया तरीके से देख लो। किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी। भाई प्रभाव में आई और लागू होना, ठीक है सामने आई, इन चीज़ों में फर्क होता है। ठीक है ना, जैसे पंचायती राज ठीक है ना कब लागू होया, ठीक है ना कब, ठीक है 92 में, लेकिन प्रभाव में काम करना कब शुरू कराया, 93 में ज़्यादा प्रभाव होया ना। तो ये बात ठीक है नोटिस करने वाली होती है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी, कब आई थी, 65 के दौर में भाई, 65 के दौर में हिंदी आपकी क्या भाई राजभाषा है। ठीक है, लिपि कौन सी है, देवनागरी है भाई। ठीक है ना, तो 65 का दौर था भाई, आर्टिकल नंबर 343 एक के तहत या ए के तहत। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भाई आपातकाल की ठीक है जो घोषणा होने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति नहीं होती। भाई भारत का राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता, कौन सी शक्ति नहीं होती भाई जब आपातकाल की स्थिति लग जाए। तो भाई राज्य सभा होती है ना, जो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का, और लोकसभा को भंग करने के लिए अधिकृत होता है। ठीक है, ये पावर उसके पास हो सकती है भाई। ठीक है भाई, ये सिस्टम आप क्या करते हैं, भंग कर दो भाई, क्योंकि सिस्टम अपना हैंग हो गया। क्योंकि जब देश के ऊपर क्या आ जाए, शस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ऐसा काम किया जाता है कि भाई देश में ठीक है ना सिस्टम गड़बड़ा गया, तो भाई ये काम करना पड़ेगा अपना, समझिए। तो ये चीज़ें
भाई देखने वाली होती हैं आपकी जो चीज़ें हैं, ये आप नोटिस करके चलेंगे तो बढ़िया रहेगा, वरना भाई दिक्कत आपको भी होगी, क्योंकि ये चीज़ें आपकी पेपरों के अंदर बार बार छपती हैं, बार बार आपके पेपरों में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत सर्वप्रथम आपातकाल की घोषणा कब हुई? भाई यू भी एक नंबर का प्रश्न है। राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 352 के तहत ठीक ठीक है ना आपातकाल लगाया जाता है भाई, इमरजेंसी लगाई जाती है। तो सबसे पहले कब लगी थी? 25 जून 1975 और 21 मार्च 1977 का वो दौर भाई, जो देश को भी याद है, किसके टाइम में? देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने। समझ गए? बस नाम बता दिया मैंने आपके, ठीक है, जहन में सारी चीजें आ गई होगी। क्योंकि दोस्तों 352 का दौर था 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान, ठीक है भाई। राष्ट्रपति फखरुद्दीन, ठीक है भाई, अली अहमद, ठीक है, हुआ करते उस टाइम 352 आर्टिकल के तहत भाई देश में इमरजेंसी के हालात पैदा हो गए थे, और प्रधानमंत्री भाई, ठीक है ना, देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी। तो दोस्तों आगे देखिएगा, आगे प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है भाई, भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं जो खालिस्तान के कारण होता है। यानी भाई देश में क्यों जाए, क्यों जर है 352 कब लगा है? जब बाहरी आक्रमण हो जाए, शस्त्र विद्रोह हो जाए, या भारत के किसी भी हिस्से में, जैसे मणिपुर में सुरक्षा खतरे में थी, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता था वहां पे? राष्ट्रपति, ठीक है ना, आपातकाल की स्थिति भाई, ठीक है भाई, भारत की, ठीक है, आंतरिक मामलों में कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा, कंट्रोल में नहीं मामला आ रहा, तो क्यों जो भाई शस्त्र विद्रोह जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, तो अशांति होने के कारण वहां पे आपातकाल लग जाता है। समझ गए भाई, आपातकाल की स्थिति पैदा हो सकती है। तो अगला प्रश्न है, आपातकाल की अवधि के दौरान इनमें से कौन सा संशोधन पारित किया गया? भाई देखो, आपातकाल लागेगा 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, जो भारत का क्या लघु संविधान की संख्या के रूप में जाना जाता है। कौन सा संविधान हो जाता है? ये लघु संविधान हो जाता है भारत का, ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन। तो कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन है ये, ठीक है ना, जिसमें 3 महत्वपूर्ण शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। 3 महत्वपूर्ण शब्द है भाई, समाजवादी है, पंथ निरपेक्षता है और अखंडता है, ठीक है ना। इन तीनों के अर्थ आपको मालूम होने चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत हल्की है। किस किस को भाई समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता जैसे शब्दों का अर्थ मालूम है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए इनका मीनिंग क्या बनेगा, ठीक है ना, इनका अर्थ क्या बनेगा। देखते हैं किस किस बच्चे को पता है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? एक नंबर का प्रश्न भाई, ठीक है ना। मंडी सुपरवाइजर 2018 के पेपर में ये प्रश्न आपके, ठीक है, पूछे गए थे। संविधान के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? सॉरी भाई, संपत्ति के अधिकार को, ठीक है ना, संपत्ति जो आपके पास प्रॉपर्टी का अधिकार है, ठीक है ना, ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? 44वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन हुआ भाई? 44वां या 42वां? मेरे भाई 44वां या 42वां? छोड़ो, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 1978 में होया, ठीक है। इसके द्वारा ये संपत्ति का अधिकार आपका हट चुका है। और संविधान में संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 31 में शामिल था। कौन से आर्टिकल में शामिल था भाई संपत्ति का अधिकार? पहले 31 में, लेकिन अब 78 में 44वां संविधान संशोधन के तहत ये आपका समाप्त कर दिया गया है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे हो जाएगा? पंचायती राज से भाई। पंचायती राज के बारे में जानकारी मिला अपन ने, सारी चीज बता हुआ है ये, ठीक है। भाग नंबर, ठीक है, 11 कितना भाई? 11वीं अनुसूची, ठीक है ना। 73वां संविधान संशोधन भाग नंबर 9 है भाई, सॉरी भाई, भाग नंबर 9 और 11वीं अनुसूची, ठीक है ना। ये बतलाती है कि आपका क्या है भाई, 243 ए से लेके 243 ओ तक भाई आपकी सारी पंचायती संरचना, ठीक है ना, स्थानीय स्वशासन की जो भी घटनाएं हैं, ठीक है भाई, सारी चीजों पे बात कर रखी है। अगला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा प्रसिद्धि यानी संशोधन विधेयक 2016 किससे सम्मिलित हो जाएगा? सभी चिकित्सा जो शिक्षा संस्थान है भाई उसमें दाखिले के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा, यानी सभी को भाई एक समान की प्रवेश परीक्षा दिलाई जाए चिकित्सा संस्थानों के अंदर, ठीक है ना। ये काम तो यार विधेयक तो लाना ही चाहिए, ठीक है ना, 2016 में। समझ गए भाई, 2016 का ये विधेयक था। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये कोई समझे तो। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द भाई समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जोड़े गए? तो कौन सा संविधान संशोधन भाई? 42वां संविधान संशोधन 76 में होया भाई, समझ गए, 76 में होया। 78वां, ठीक है, 78 में 44वां संविधान संशोधन होया भाई, ठीक है ना, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। समझ गए, पहले वो 31 आर्टिकल में होया करदा संपत्ति का अधिकार,
समझ गए ना। तो 78 में 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन आपसे पूछे कद होया है, तो ये 1976 में होया भाई। कद होया है? 1976 में। इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है ना। तो आज के अपने 50% हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। और आप भाई पीछे क्लासेस जरूर देख लेना, जिस साथी ने नहीं देखी है, जो साथी चैनल पे पहली बार आए हैं, क्लास को आप ठीक है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। सब